हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा अभ्यास बैच का ये सेकंड नंबर का लेक्चर, है ना। अभ्यास का हमारा ये सेकंड सेशन होने वाला है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आज आपका जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में ही हम बात करेंगे। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक जो फैक्ट्स है वहां पर, और साथ में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज स्टेट सिंबल के बारे में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर जैसा कि आपको टॉपिक बताया जा रहा है, उन टॉपिक्स पर आप तैयारी कर कर आइए, है ना। जो भी आपको यहाँ पर पहले टॉपिक बता दिया जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको सेशन मिलने वाला है, तो सेशन की तैयारी करके आप बेसिक आइए। उसके बाद एडिशनली आप यहाँ पर देखिए कि क्या आप पहली बात तो क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, और दूसरा ये इन एडिशन टू दैट आपको कोई और एडिशनल फैक्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, तो आपको अपनी नोट्स में या कहीं पर भी जहां पर आप पढ़ते हैं लिखते हैं वहां पर उनको ऐड कर लेना है, ताकि आपको एक ही नोट्स में सारा की सारा डेटा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, और इसका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मध्य प्रदेश स्टेट स्पोर्ट मलखम। पहली बात तो यहां से ये समझ में आ जाता है कि उसने मलखम के बारे में जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसने ये बोल दिया है कि स्टेट का जो स्पोर्ट है मलखम है ना। स्टेट का जो स्पोर्ट है वो मलखम है, ये वो ऑलरेडी कह रहा है हमें। और फिर बोल रहा है कि उनमें से ये जो आपके यहाँ पर लिखा है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। राइट, अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। तीन ऑप्शन यहाँ पर भी 1 2 3 पॉइंट्स है, ऑप्शन तो आपके चार रहेंगे। तो यहाँ देखिए आप, लिखा इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द स्टेट, इट वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट स्पोर्ट इन 2013। क्या ये 2013 में इसको आपने स्टेट स्पोर्ट बनाया था? पहली चीज। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है शरद जोशी अवार्ड इज गिवन टू द फील्ड ऑफ मलखम। और तीसरा कह रहा है द ओरिजिन ऑफ द मलखम इज कंसिडर्ड टू बी दी फ्रॉम दी उज्जैन रीजन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का चलिए तो देखें, इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट है मलखम जो है उसे 2013 में ही स्टेट स्पोर्ट का दर्जा मिला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या शरद जोशी अवार्ड इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, जोशी तो है लेकिन शरद जोशी नहीं है, वो प्रभाष जोशी है। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आप बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ द मलखम इज कंसिडर्ड फ्रॉम द रीजन उज्जैन। तो ये बिल्कुल सही है कि ये उज्जैन क्षेत्र से इसका जो है उत्पत्ति मानी जाती है। अब इस हिसाब से आपको यहाँ पर पिक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो 1 और 3 इज करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कई बार पेपर में आप देखेंगे कि आपकी एग्जाम में ना ये ऑल ऑफ द अबव वाला जहां ऑप्शन मिल जाता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ये ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ये बात। चलिए और आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा स्पोर्ट है उस स्पोर्ट से रिलेटेड हम और कौन कौन से फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट स्पोर्ट है जिसको आप कहते हैं राज्य का खेल, वहां पर देखें कि ये आपको कुछ इस पिक्चराइजेशन के फॉर्म से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से ये मलखंब होता है। यहां पर बीच में आपको एक पोल दिखाई देता है। राइट, ये पोल होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ये पोल होता है। और इसी की तरह है ना एक छोटा और इसके ऊपर जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से, ये सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है कि यहां पर ना आप देखेंगे कि शारीरिक रूप से यहां पर कर्तव्य किए जाते हैं। ठीक, और जी नमस्ते, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक पोल है। ठीक, लगभग आप यहां पर एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो पोल होता है इसकी लगभग हाइट जो है ना, इसकी आप हाइट की बात कर लें तो इन जनरल है ना, एक जनरल तरीके से अगर देखें तो 8.5 फीट के आसपास होती है। कितनी होती है? 8.5 फीट। ठीक है, ये हाइट होती है इसकी, इस पोल की। यहां पर कौन ये करते हैं? मलखंब का मतलब क्या है? तो मल्ल का मतलब या मल का मतलब होता है पहलवान। मल का मतलब होता है पहलवान और खंब का मतलब होता है खंबा।
ठीक है, इससे इसका नाम रखा गया है, बहुत पुराना है, इस वजह से नाम भी आप देखेंगे उसी तरीके से रखा है। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, उसका मैं कुछ डेटा बता रहा हूं। अब बात करें कि ये हमारा एक पारंपरिक स्पोर्ट है, मतलब हम इसे काफी समय से खेलते आ रहे थे, ट्रेडिशन में तो काफी समय से था, लेकिन इसे स्टेट स्पोर्ट जो बनाया गया वो 2013 में बनाया गया। वहीं पर बात करें कि ओरिजिन अगर इंडिया लेवल पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से माना जाएगा, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो उज्जैन जो है वो आपका करेक्ट आंसर, जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा है। तो इसका आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और उज्जैन दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में उज्जैन भी सही आंसर होगा यहां पर। ठीक है, और कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रभाष जोशी, जो कि हमने देखा कि वहां पे शरद जोशी लिखा था, गलत था, तो आप यहां से करेक्ट याद रखें कि प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। एडॉप्ट कब किया गया? 2013 में। तो ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी रिलेटेड टू हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये खंबे की हाइट आप याद रखना है ना, ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? तो वो 8.5 फीट की होती है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको मुझे करना है। लिखा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कभी भी क्वेश्चन जब आए तो आप ये चीज जरूर ध्यान देना कि यहां पर जो वर्ड लिखा है ये करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है। कई बार ये गलत की जगह असत्य और सत्य टाइप से दे देता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि सत्य और असत्य पढ़ते समय पेपर में काफी जल्दीबाजी होती है, इससे थोड़ा ध्यान रखें। लिखा है सोयाबीन इज दी स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। ये तो बच्चे को पता है कि मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो कौन सी है? सोयाबीन है। ठीक है, वहीं पर वीट इज दी मेजर क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल अगर हम बात करें तो देखो मेजर क्रॉप और ये तो राज्य फसल सोयाबीन जरूर है, लेकिन हमारी मुख्य फसल जो है जिसमें हम लोग कई बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है, उसमें कई बार उसको गेहूं के लिए, वीट के लिए जो है प्रोडक्शन के लिए उसको ये कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सरसों का उत्पादन होता है। मस्टर्ड प्रोडक्शन जो है नॉर्थ वाले क्षेत्र में होता है, जहां पर हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोनों तीनों आंसर जो है करेक्ट चल रहे हैं। डी ऑप्शन देखिए, मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर चावल का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, वहां पर जो है गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन और कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, और चावल जो है आपके वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट भी पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन जो है इसका अनुसंधान केंद्र कहें या रिसर्च सेंटर कहें, अनुसंधान केंद्र या जिसको आप रिसर्च सेंटर कहते हैं वो कहां है? तो आप इसे याद रखना इसका रिसर्च सेंटर जो है वो इंदौर में है। इसका रिसर्च सेंटर कहां है? इंदौर में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका आप साइंटिफिक नेम भी याद रख सकते हैं। किसका? हमारे सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम होता है, किसी को याद है? साइंटिफिक नेम बताइए सोयाबीन का। साइंटिफिक नेम क्या है सोयाबीन का, वो बताइए। ग्लाइसिन मैक्स, वेरी गुड, है ना। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, करेक्ट है। गेहूं की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और मस्टर्ड जो है ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ रीजन में, इसीलिए यहां पर याद रखें कि मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री, ठीक है, जो आपका मस्टर्ड की ऑयल फैक्ट्री है वो कहां है? तो वो याद रखेंगे आप कि मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सरसों की ऑयल फैक्ट्री जो है, ठीक। वहीं पर हम बात करें हमारा जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन है तो वो भी यहां पर आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा, मैक्सिमम राइस प्रोड्यूस्ड इन एमपी। तो इसके लिए आप क्षेत्र का याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न मध्य प्रदेश। और अगर आपको जिले से याद रखना है तो आप यहां पर याद रखेंगे बालाघाट, मंडला, और पूरा ऊपर तक आपको रीवा, सतना या रीवा और आपके उसके पास के जो जिले हैं वो भी याद रखना पड़ेंगे।
एक्सेट्रा लिख देता हूं, पूरा मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है वो चावल के उत्पादन के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो ज्यादा होता है। हम लोग जब क्लाइमेट में पढ़ेंगे या जो एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तब भी ये बात थोड़ी सी वहां पर आ जाएगी। क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात की जाए, जैसे अभी क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो जब आप पेपर में आंसर टिक करके आएंगे तो आपको पेपर में कौन सा आंसर टिक करना होगा, तो समझे जरा, पेपर में आपको यहां से जो है ये वाला आंसर टिक करना होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे पूछा इनकरेक्ट गया है। ठीक, हम करेक्ट आंसर नहीं बताने वाले हैं, यहां पर जो है हमसे जो पूछा गया है वो इनकरेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। In 1981, which were declared as the state animal and the state bird of Madhya Pradesh? यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि 1981 में हमारे मध्य प्रदेश में बर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, स्टेट का जो बर्ड है 1981 में डिक्लेयर किया गया था। यहीं से पता चल रहा है हमें कि स्टेट एनिमल की जो बात की गई है वो भी यहीं पर है, और एक जो यहां नहीं लिखा है वो है स्टेट का ट्री, यानी कि हमारा जो पेड़। ठीक, तो यहां पर देखें आप, प और प मतलब तीनों पी वाली जो चीज है वो 1981 की है, और 1981 जो है वो मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना, 25वीं सालगिरह बोल दीजिए, या 25वां स्थापना दिवस में इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये मध्य प्रदेश का क्या था, 25वां स्थापना दिवस था। 1956 में बना था मध्य प्रदेश, और 1981 1981 में ये 25वां स्थापना दिवस आता है, जहां पर, ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है यहां पर कि बारहसिंगा जो है हमारा वो क्या है, स्टेट एनिमल। और जब हम बर्ड की बात करते हैं तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसके बारे में हम और डिटेल में यहां पर बात करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, हम इसे ना इस तरीके से हाईलाइट करते हैं आज कुछ। ठीक, बारहसिंगा और पैराडाइज फ्लाई कैचर, करेक्ट। चलिए इसके बारे में और डिटेल बात करें तो ये है हमारा स्टेट एनिमल, जिसे आप कहते हैं बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा जो है देखने में आपको किस तरीके से दिखेगा, तो ये रहा आपका बारहसिंगा यहां पर। वहीं पर जब हम बात करें कि एक हमारे मध्य प्रदेश में मैस्कट बनाया गया है, मैस्कट का मतलब क्या होता है, तो मैस्कट का मतलब होता है शुभंकर। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क में, कहां पर, कान्हा किसली नेशनल पार्क में शुभंकर बनाया गया है, जिसके बारे में डिटेल जो हमने है यहाँ पर लिखी होगी। चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्टेट एनिमल क्या है, तो बारहसिंगा है। इसे कब एडॉप्ट किया गया था, तो पशु पक्षी पेड़ की जब आप बात करते हैं तो 1981 की बात आ जाएगी। ठीक है, 1 नवंबर 1981। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, विच इज रूसवर्स डुआसेली। आप केवल डुआसेली वर्ड भी याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वहीं बात करें कि ये जो है कहां पर बहुतायत में पाया जाता है, तो ये कान्हा किसली की विशेषता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें आपको काफी सारे बारहसिंगा बहुतायत में मिलेंगे यहाँ पर। फिर बात करें हम लोग भूरसिंगी बारहसिंगा की, जो कि हमारे यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट मैस्कट है। किसी भी नेशनल पार्क का अपना फर्स्ट मैस्कट जो बनाया था वो कान्हा किसली नेशनल पार्क ने बनाया, उसका नाम दिया भूरसिंगी बारहसिंगा, नाम दिया भूरसिंगी बारहसिंगा। कब बनाया गया था, 2017 में, और किसने इसको डिजाइन किया था, तो रोहन चक्रवर्ती वाज द मैन हु डिजाइन दिस भूरसिंगी बारहसिंगा मैस्कट। क्लियर है ये बात, सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। रूसवर्स डुआसेली इज द साइंटिफिक नेम। हो सकता है कि आपके पेपर में आपको एक टेबल दे दे और बोल दे कि बताइए चार, एक लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन दे दे, राइट साइड में 4 ऑप्शन, और आपको साइंटिफिक नेम से मैच करने को मैच दी कॉलम दे दे। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई हमारी पशु की। जब हम पक्षी की बात करते हैं तो हमारा स्टेट बर्ड जो आता है वो है दूधराज। अब इस दूधराज के 3 नाम मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेगा दूधराज, ठीक है, एक आपको मिलेगा पैराडाइज फ्लाई कैचर, और एक मिलेगा शाह ए बुलबुल। इसको 2 तरीके से लिखते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शाह ए बुलबुल। ठीक, इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो टर्सिफोन पैराडाइसी जो है इसका नाम है, साइंटिफिक नेम। एडॉप्ट कब किया गया था, तो अगेन पशु पक्षी पेड़ की वजह से पक्षी जो है 1981 का आ जाएगा।
और आपको यहाँ पे याद रखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है 25 ईयर जब हुए थे तो हमने इसको अडॉप्ट किया था। दूधराज, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश दी राम घाट सिचुएटेड? मध्य प्रदेश की किस नदी पर राम घाट स्थित है? अब ये इस साल तो नहीं, लेकिन आने वाले एक साल में, बस एक साल में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप पहले मुझे। चलिए मैंने हिंट कर दिया है, ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया है। जस्ट नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 26 के बाद या 25 के बाद जो 26 लगेगा, 26-27 हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द कुंभ मेला इन मध्य प्रदेश। जो उज्जैन में कुंभ लगने वाला है उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो शिप्रा नदी है। रामघाट जो है वो शिप्रा नदी पर लोकेटेड है, या रामघाट जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो शिप्रा नदी पर बनाया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए शिप्रा नदी जो है इसको मध्य प्रदेश की कौन सी गंगा कहते हैं? वहीं पर जब हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा जो है वो हॉलीनेस के बेसिस पर मध्य प्रदेश की गंगा है। पवित्रता के आधार पर, है ना। किसे कहते हैं? नर्मदा को। बेतवा को क्या कहते हैं? तो बेतवा के दो नाम हैं, या तो आप इसे ये कह दीजिए कि ये मध्य प्रदेश की गंगा है, या आप इसे कह दीजिए कि मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर गंगा है, या आप इसे कह दें कि ये बुंदेलखंड की गंगा है। तो मैं यहां पर इसके तीनों नाम लिख देता हूं। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा ये है गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश किस बेसिस पे? तो आप कहेंगे सर पॉल्यूशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? पॉल्यूशन के बेसिस। और तीसरा हम कहेंगे इसे गंगा ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है। अच्छा, यही रिवर जो है यही बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहलाती है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड, इसी को क्या कहोगे आप? लाइफ लाइन ऑफ। डिटेल में इनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोगों के पास टॉपिक आने वाला है रिवर का। ठीक है, अभी तो बेसिक चीजें हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो शिप्रा रिवर है, शिप्रा रिवर को हम क्या कहते हैं? शिप्रा रिवर जो है इसे किसकी गंगा कहा जाता है? आपने मुझे आंसर किया है क्या? ठीक है, मालवा की गंगा हम इसे कहते हैं। करेक्ट है आपका आंसर, गंगा ऑफ मालवा। ठीक, मालवा की गंगा। बाकी सोन नदी का आपका दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं यहां पर, स्वर्ण नदी। सोन नदी को आप क्या कहते हैं? तो ये स्वर्ण नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी आप किसे कहेंगे? चलिए आंसर आया है इंदौर को। बिल्कुल सही आंसर है इसका कि ये मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल, है ना, आप इंदौर को कहते हैं। तो मैं केवल और केवल यहाँ फैक्ट जो बताऊंगा वो इंदौर का ही बताने वाला हूं आपको। इंदौर के बारे में आपको, इंदौर जो है वो कितनी डिफरेंट कैपिटल कहलाती है, तो मध्य प्रदेश में इसे कैपिटल कहते हैं किस किस की? तो आपका ये स्पोर्ट कैपिटल भी है, ठीक है, यही आपका टेक्सटाइल कैपिटल भी है, यही आपकी कमर्शियल कैपिटल भी है, यही आपकी फाइनेंशियल कैपिटल भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके बारे में याद रखें। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। अगले पर आइए, क्वेश्चन का आंसर करिए। विच इंडियन लीडर वॉज नॉट बॉर्न इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन भारतीय नेता मध्य प्रदेश में जन्मे नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। अब भारतीय नेता कहा, फेमस पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं, लीडर्स भी कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी में आएगा। बी आर अम्बेडकर साहब, शंकर दयाल शर्मा जी, एम के गांधी जी। अब इसका आंसर इतना इजी हो गया है कि एक नाम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला दिया जा सकता था, बट नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया आप लोगों के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न इन मध्य प्रदेश। ये कहाँ के थे? तो आपको भी पता है इनका जन्म
गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब यहां से आपको चंद्रशेखर आजाद जी जो है, इनका बर्थ प्लेस आपको बताना है मुझे। चंद्रशेखर आजाद जी कहां पे जन्मे थे? तो ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के भाभरा, है ना, भाभरा विलेज ऑफ अलीराजपुर। अब क्या हुआ, ये जो है भाभरा नाम था इसका, तो इसको नाम चेंज कर दिया गया और अब इसको हम लोग आजाद नगर भी कहते हैं, या चंद्रशेखर आजाद नगर भी आप कह सकते हैं ना, नाम चेंज कर दिया गया। वहीं शंकर दयाल शर्मा जी कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट के सीएम रहे हैं, है ना, भोपाल स्टेट के जो है ये सीएम रहे हैं। यही व्यक्ति जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ठीक है, यही व्यक्ति जो है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं और यही व्यक्ति जो है इंडिया के 9वें नंबर के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, तो 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, वहीं पर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बात करें तो ये जो व्यक्ति हैं बी आर अम्बेडकर साहब, ये महू में जन्म होता है इनका, लेकिन महू का नाम भी जो है वो चेंज हो गया है और उसको अब हम अम्बेडकर नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बेडकर नगर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट इज या विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंसर करिए। हिंदी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो मध्य प्रदेश में ये हिंदी को मिला हुआ है। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है? तो वो हिंदी है। हिंदी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो हमारी हिंदी है, ठीक है, ये हमारी एक तो स्टेट लैंग्वेज बन चुकी है। स्टेट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आधिकारिक भाषा का मतलब कि जो सरकारी कार्य कामकाज जो होते हैं, है ना, जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में किए जाएं। बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 17 नंबर का जो पार्ट है, भाग 17 जो है उसमें लिखा है। शेड्यूल नंबर 8 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 343 से 351 जो है इसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 18 नहीं, शेड्यूल 18 तो टोटल है ही नहीं, 8th नंबर का। इसको आप कहेंगे कि ये हमारे संविधान के भाग नंबर 17 में, है ना, 17 में। अनुसूची की जब बात करें तो अनुसूची जो है वो कौन से नंबर की है? तो अनुसूची जो है वो 8th है और इसे इसके अंतर्गत या हिंदी या इस भाग के अंतर्गत जो आपके अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल्स जो आते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो वो 343 से लगाकर 351 तक आपको मिलते हैं। क्लियर है? ये हमारी हिंदी है। ठीक, हिंदी दिवस की बात कर लें तो आप मुझे बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और हिंदी दिवस की भी आपको दो डेट मिलने वाली है, ठीक है। एक आपको मिलेगा विश्व में और एक आपको मिलेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए बताएंगे आप क्या? 14 सितंबर आंसर आया मेरे पास, जो कि राष्ट्रीय है, ठीक है। 14th ऑफ सितंबर जो है वो हमारा राष्ट्रीय है और 10th ऑफ जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी की बात याद रखना, 10 जनवरी जो है वो हमारा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द मध्य प्रदेश? इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो है वो आपका बारहसिंगा है, ठीक है। ये बात हमारी अभी हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का जो है राज्य पशु है, ठीक है। रूसवस डुआ सैली, हमने कहा कि बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश के जो आपके कान्हा किस्ती नेशनल पार्क है वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बता देते हैं, बाघ, टाइगर, टाइगर की जब हम बात करते हैं तो टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको एक तो कान्हा किस्ली में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं करें, प्रोजेक्ट टाइगर याद रख लें, बस बहुत ज्यादा याद ना रखें, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में याद रख लें। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था?
इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश टाइगर के लिए बहुत फेमस है, स्टेट है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। मैंने फॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस कल करवा दिए थे, है ना? तो फॉर्मेशन का और बेसिक्स जो है वो आप पढ़ेंगे, आपके ऊपर ये अब है कि आप पूरा कंटेंट पढ़ें जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि है या जो कवर कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन कवर करने जाऊंगा तो मेरे पास 200 क्वेश्चन निकल आएंगे, और वो नहीं। मैं चाहता हूं कि 50 करें और 50 के हम 4 फैक्ट पढ़ लें, ताकि हमारा उससे आसपास जो भी फैक्ट है वो पूरे कवर हो जाए, ताकि वो 200 क्वेश्चन वाली जो बात है वो भी यहाँ हो जाए और वैसा। ठीक है, तो हमने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, ये बहुत अच्छी बात, आपने मुझे आंसर बताया। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट कितने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं? नंबर्स में बताइएगा। वेरी गुड। मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में 8 है, जिसकी मुझे जहां तक संभावना है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इट मे बी कि सरकार जो है अधिसूचना द्वारा ये जारी कर दे कि अब मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का जो है वो भी बन चुका है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी आप 8 तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 है, और ये भी करंट ही है। पहले जो है वो 6 7 इस तरीके से हुआ करता था, अब 8वां भी डिक्लेयर हो चुका है, 9वां भी हो जाएगा कुछ समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री क्या है? चलिए, इसका आंसर है कि बरगद का पेड़ जो है वो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है। ठीक है, बनियान ट्री जिसको आप कहेंगे, बनियान ट्री जो है ये आपके मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है। इसके बारे में जब हम थोड़ी सी बात करें तो अच्छा, ये जो ट्री है इसके बारे में मैंने काफी डिटेल तो नहीं ली है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ 2 3 बातें याद रखें कि ये जो है 1981 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, बेनियन ट्री जो है मध्य प्रदेश में 1981 में अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि आपको पता है पशु पक्षी पेड़ से आप ये बात याद रख पाएंगे। ठीक है, यस, फाइकस बेंगालिसिस जो इसको आप बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है ना? चलो वो भी मेंशन कर देते हैं यहां पर, क्योंकि हम सारे फैक्ट पढ़ रहे हैं तो वो भी जरूरी हो जाता है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत देख लेना आप, क्योंकि क्या होता है कि स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि स्पेलिंग से ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको नाम याद होना चाहिए और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे वहां पर। ठीक है, पता चला आप सही याद करके गए और आपके आयोग ने ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दे दिया। ठीक, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विच रीजन वॉज नोन एज महाकौशल इन मध्य प्रदेश? महाकौशल क्षेत्र के नाम से या महाकौशल वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आप इसका जब आंसर करें तो मैं पहले आपको हिंट कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में महाकौशल जो है वो आपका जबलपुर वाला क्षेत्र हो गया, कटनी वाला क्षेत्र हो गया। ये जो क्षेत्र है ये महाकौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि ये मध्य प्रदेश में कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। पार्ट ए नहीं, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। हाँ, वो अलग बात है। अब मुझे आप ये बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है।
बताइए। एक आंसर आया पूर्वी मध्य प्रदेश, और नहीं, उत्तरी मध्य प्रदेश नहीं है इसका आंसर, है ना। ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आप लेंगे। एक्चुअल में ये पता है पूर्वी मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे कि ये पूर्वी मध्य और फिर प्रदेश ऐसा होना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि पूर्व वाला भी क्षेत्र जो है वो, और आपका थोड़ा सा मध्य वाला क्षेत्र, मतलब आप जबलपुर तक और कटनी तक जब आते हैं तो महाकौशल कहलाता है। तो इस तरीके से होना चाहिए था, बट ठीक है, जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो ठीक है ये बात। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए, इसका आंसर बताइए। लिखा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 4, 6, 5, 3, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो नए राज्यों के गठन की बात करता है। जी, आर्टिकल नंबर 3, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 में काफी सारी बातें लिखी है, जहां पर हम किसी स्टेट का बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 जो आपके पास है, इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको यहां पर बता देता हूं कि यहां पर आप सीमा परिवर्तित कर सकते हैं। सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, किसी को कुछ क्षेत्र जो है वो दे दें, किसी से कुछ क्षेत्र ले लें। इस तरीके का जो सीमा परिवर्तन जो होता है थोड़ा वो कर सकते हैं आप। यहां पर आप नया नया राज्य बना सकते हैं। और यहीं पर आप 2 या अधिक राज्यों को मर्ज कर सकते हैं। नया राज्य भी बनाया जा सकता है, और 2 या उससे ज्यादा राज्य जो हैं उनको हम लोग मिला भी सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 जो है वो हमें यहां पर ये फैसिलिटी देता है, पहली बात, ठीक है। हाँ, और पावर पूरी पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो होता है वो यहां पर क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 जो है ये राज्यों के गठन के बारे में बात कर रहा है, 2 राज्यों के मर्जर के बारे में बात कर रहा है, तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो नया राज्य बना सके और कोई 2 राज्यों को मिला सके, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, तेलंगाना जो है आपका जून 2014 में बना, आखिरी राज्य है। उसके बाद आपने कुछ राज्य को हटाकर यूटीज बना दिए हैं, और 2 यूटीज को आपने मर्ज भी कर दिया है। मध्य प्रदेश के अलावा, ये मध्य प्रदेश के साथ में अगर फैक्ट आया है तो हम एक बात याद रखेंगे जो बहुत पुरानी है, जो कि सेवेंथ नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 1956 में आता है। और उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे, जिसमें मध्य प्रदेश बना था। तो वहां पर आर्टिकल 3 में अल्टरेशन किया गया था, 3 में कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बताइए, which city was the capital of central province in Berar before the formation of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गठन से पहले सेंट्रल प्रोविंस यानी केंद्रीय प्रांत और बरार की राजधानी क्या थी। ऑप्शन आंसर आया है आपकी तरफ से ए आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नागपुर जो है वो कैपिटल थी इसकी, आपके सेंट्रल प्रोविंस और बरार की, जिसमें महाकौशल वाला क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। अच्छा, भोपाल किसकी कैपिटल थी। भोपाल किसी की कैपिटल थी भी या नहीं थी। भोपाल किसी की कैपिटल नहीं थी। भोपाल जो है हमने पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया हुआ था। जबलपुर भी किसी की कैपिटल नहीं थी, लेकिन इंदौर जरूर कैपिटल थी पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट बी की जो कैपिटल थी वो आपकी इंदौर और ग्वालियर थी, और जो आपका पार्ट सी था उसकी कैपिटल रीवा थी, जो मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के पहले की है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि पार्ट जो है हमारे पास और उससे रिलेटेड उसकी कैपिटल की जब हम बात करते हैं, तो शॉर्ट में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो पार्ट आपका जो ए है जिसकी कैपिटल आप बोल रहे हैं वो नागपुर थी, ठीक है। ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र था। पार्ट बी जो है उसकी इंदौर एंड ग्वालियर हुआ करती थी, इसकी 2 कैपिटल थी, आपको भी पता है सभी लोगों को, समर एंड विंटर वाली कैपिटल। और पार्ट सी जो है
उसकी कैपिटल, जिसको आप विंध्य प्रदेश कहते हैं, उसकी कैपिटल आपकी रीवा क्षेत्र थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन? मध्य प्रदेश के गठन के समय उसका कौन सा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था? क्या मालवा नहीं था? आपको भी पता मालवा था ही। बुंदेलखंड भी था। छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? हैंग हुआ है बीच में? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विदर्भ। ठीक है, मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के पास वाला, वो विदर्भ कहलाता है, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा कभी था ही नहीं। मालवा, बुंदेलखंड, विदर्भ एक्चुअल में था, लेकिन कौन सा वाला था? जो आपके नागपुर के आसपास वाला क्षेत्र। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब हमने नागपुर वगैरह वाला जो क्षेत्र था वो क्षेत्र हमने, हाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में है ये। ठीक है, तो जब हमने नागपुर वाला क्षेत्र और वो क्षेत्र जब दे दिए तो विदर्भ के आसपास वाला हल्का सा छोटा मोटा रीजन आता भी जो था वो भी सब कहां चलेगा? तो वो 8 क्षेत्रों के साथ में महाराष्ट्र में चले जाता। मध्य प्रदेश में विदर्भ नहीं था। बाकी आप बेसिक समझ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी इन मध्य प्रदेश बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। सभी को पता होना चाहिए ये बात कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और अभी जनसंख्या की दृष्टि से भी, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन, ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा? तो इंदौर ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, और ये जो बातें हम करेंगे जब हम लोग अपना मध्य प्रदेश में सेंसस जब पढ़ेंगे, है ना, अभी हमारा टॉपिक वो बाकी है, तो सेंसस जब पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा आ जाएगा वहां पर। आपने आंसर किया है मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट डैम, सबसे बड़ा बांध। यहां पर मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे आंसर किया है सभी लोगों ने सी। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय एक पॉइंट बताया था कि देर आर 2 पॉइंट्स या 2 डिफरेंट वर्ड, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है लंबा, ठीक, और इसका मतलब होता है बड़ा। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? है ना, इंदिरा सागर या इंदिरा गांधी सागर डैम जो है हमारा, वो मध्य प्रदेश का सबसे जो है वो बड़ा डैम है। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर डैम, राइट। आज के बाद ये ध्यान रखें कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो वर्ड यहां लिखा रहता है, ठीक है, इस पे ध्यान दें। अच्छा चलिए, जब आपने इतनी बातें मुझे बता दी है तो इसमें 3 फैक्ट ऐसे हैं जो हमें याद रखने लायक है। ठीक है, प्लेस की अभी बात ना करें, या कर भी लोगे तो ठीक है। इंदिरा गांधी सागर डैम आपको खंडवा में मिल जाएगा। तवा डैम जो है आपका होशंगाबाद वाले क्षेत्र में हो जाएगा, नर्मदापुरम, और गांधी सागर जो है आपका वो मंदसौर में हो जाएगा। बरगी डैम आपका जबलपुर के पास में पड़ जाएगा, बरगी नगर में ही, या रानी अवंतीबाई लोधी सागर डैम भी कहते हैं। इंदिरा गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। सबसे लंबा, अभी आप कह रहे हो कि सर तवा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जो हमारे मध्य प्रदेश का तवा डैम जो है, यह तवा बांध जो है ये सबसे लंबा है, और आपको मुझे बताना है कि ये कितना लंबा है। और गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। ठीक है, फर्स्ट आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो कौन सी थी? गांधी सागर डैम की थी। 1953-54 में ये स्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, और 1960 से ये वर्किंग में है।
हाँ बताइए कि तवा डैम जो है उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 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 वो जो आप आंसर कर रहे हैं आदित्य 181, वो ऊंचाई वाले केस में चले जाएगा। यहां पे फिर से समझो, आप समझ गए? ये जो है यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बात तो ये कि ये लार्जेस्ट है। क्या है ये? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ा। एक चीज हो गई। बड़े का मतलब क्या होता है कि जिसमें बल्क ऑफ या अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा हो। ठीक। वहीं पर दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये लॉन्गेस्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो है वो यही है। ठीक। अब हमारे पास आता है तीसरी बात कि आपने जो मुझे आंसर कर दिया, आपने कहा 181 मीटर। 181 मीटर जो है वो हाइट वाइज होता है। ठीक है। और इसको चेक करना 181 मीटर का नहीं है, क्योंकि मैं वो भी बता देता हूं आपको, मध्य प्रदेश का जो सॉरी नर्मदा के ऊपर जो डैम बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा डैम जो है वो आपका, आप देखेंगे कि नर्मदा के ऊपर में सरदार सरोवर आता है। उसकी भी शायद हाइट, जहां तक मुझे याद है, वो शायद 163 मीटर है। आप एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा ओके, 181 4 मीटर्स। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1.8 किलोमीटर आप इसे कहेंगे, बिल्कुल सही है, फिर ठीक है ना। चलो, 1.84 किलोमीटर जो है आप इसकी लेंथ याद रख सकते हैं। ओके ये है, ठीक है। ऊंचाई वाइज नहीं है ना, मैंने मीटर देखा था, मुझे लगा 181.4 मीटर लिखा है। बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं। ठीक। हाइट हाइट इसकी कम ही होगी, इतनी ज्यादा हाइट नहीं होगी। लेंथ वाइज वन, आपने 1814 कहा है, 1814 है ना। ठीक। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड या विश्व धरोहर स्थल है? खजुराहो, सांची का स्तूप, भीमबेटका, या ऑल ऑफ द अबव? अब आपने बहुत जल्दी आंसर तो कर दिया है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन का आंसर और चाहिए कि ये जो आप आंसर कर रहे हैं और ये जो आप यूनेस्को की साइट्स बता रहे हैं, इनके आप मुझे ईयर्स भी बताइए। ठीक है, इन्हें कब शामिल किया गया था? खजुराहो जो है, सांची जो है, भीमबेटका जो है, वो कब कब मध्य प्रदेश में? आप ऐसे मुझे आंसर कर सकते हैं कि ए जो है वो इतने ईयर में, बी जो है वो इस ईयर में, और सी जो है इस ईयर में। बताइए। ठीक है, भीमबेटका 2003, फिर सांची और खजुराहो का क्या? थोड़ा सा फास्ट आंसर करिए यार, ये तो याद रखना पड़ेगा। और एक 3 साल बाद, या 3 साल बाद हुआ था, याद है? डेट डेट नहीं, डेट नहीं, केवल वो यही चाहिए, बस ईयर ही पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछी जाती कभी भी। आपको केवल और केवल ईयर याद रखना है। ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ था जानबूझ के, इसीलिए ताकि आपको ये इजीली बन जाए। आप जब याद रखें तो खजुराहो जो है उसको आप याद रखें 1986। ठीक है। फिर उसके बाद आप सांची याद रखें, जिसको आप याद रखेंगे 1989। और फिर आप भीमबेटका याद रखेंगे विच इज इन 2003। ठीक है, केवल ईयर चाहिए। और डेट्स याद नहीं रहती है, डेट याद रख। देखो, एक तो पहली बात, मध्य प्रदेश में 3 मॉन्यूमेंट्स जो हैं बड़े बड़े, या 3 जो आपकी साइट्स है वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHS है आपकी। अब इनका क्या है, आप ऐसे याद रखें कि 19 एक याद रख लें 1986। अब कैसे याद रखना है सर? तो ऐसे याद रखना है कि जब आपका बर्थ हुआ है, जैसे आप मान लीजिए कि आप 2006 के, आप 2000 के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप याद रखना कि आपके बर्थ से 14 ईयर पहले ही ये काम हो चुका था। ठीक। अब 14 ईयर पहले हो गया, या आप अगर मान लीजिए कि इतने भी वो नहीं है, आप थोड़े, आपकी एज ज्यादा है, मतलब आप मान लीजिए कि 1996 के हैं, तो आप 10 साल याद रख सकते हैं, 10 साल पहले।
फिर क्या याद रखो कि पहला 1986 में हुआ, दूसरा 3 साल बाद और 2003 में, ऐसा ऐसे याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा। पहला 1986, दूसरा उसके 3 साल बाद और फिर तो 2003 में ही, ऐसा भी याद रह सकता है। हाँ, तो ईयर आप कर लीजिए कि भाई मेरे से 11 साल पहले का है ये। भीम बेटिका 2000, नहीं 2003 ही है ना भीम बेटिका का, चेक करो एक बार। ऐसे ही तो है, 3 साल बाद और फिर 3 में। एक बार इसको चेक करो, 2003 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, आप मुझे बताना, मैं और आगे क्वेश्चन पर आता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर करिएगा आप मुझे। द बारहसिंगा द स्टेट एनिमल ऑफ द मध्य प्रदेश इज मेनली फाउंड इन विच नेशनल पार्क। आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। चलिए चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा द स्टेट बर्ड ऑफ द मध्य प्रदेश, द एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको हम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं, एशियन भी कहते हैं, है ना, एशिया का भी बोल सकते हैं इसको आप, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको मैं जब ये दिखाऊंगा, ये देखिए, अरे यार यहां पर मैंने ऐड ही नहीं किया। आप देखना कि इसकी पूंछ जो है ना, इसकी जो टेल होती है वो काफी लंबी है। यहाँ देखेंगे कि कलरफुल ब्रिक के लिए, लॉन्ग टेल के लिए, किसके लिए फेमस है, तो लंबी पूंछ के लिए काफी फेमस है। आपको, आपने जब पढ़ा होगा तो आपको इसका फोटो दिखा भी होगा, है ना, लॉन्ग टेल के लिए फेमस है। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग। The state emblem of the मध्य प्रदेश is inspired by which ancient structure? मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह की प्रेरणा किस प्राचीन संरचना से ली गई है? अशोक स्तंभ से लिया है, खजुराहो टेम्पल से लिए गए हैं, ग्वालियर फोर्ट से लिया है, भोजपुर टेम्पल से लिया है, बताइए आंसर। करेक्ट आंसर है ए इसका। मध्य प्रदेश का ये जो है अशोक स्तंभ जो है ना, मध्य प्रदेश का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से इंस्पायर्ड है। आप ये देखेंगे ना, यहां पर ये आपको जो दिख रहा है ये बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ये अशोक स्तंभ से लिया। तो एम्बलम जो है ऑलमोस्ट वहीं से है। पूरे एम्बलम की बात करते हैं तो जो है एम्बलम का जो मीनिंग है, तरक्की एवं विकास की असीम संभावना है इसका मीनिंग। वही बात करें कि ये इसमें 24 स्तूप हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको स्तूपास दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये 24 है टोटल। मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है ऊपर आपके पास यहाँ पर। अंदर बरगद का पेड़ दिखाई देगा, गेहूं और चावल की आपको यहाँ पर बालियां दिखाई देंगी, गेहूं और धान भी कह सकते हैं आप। लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसको अशोक का सारनाथ स्तंभ भी कहते हैं, लायन कैपिटल भी कहते हैं, वहां से इसको लिया गया है। और इसके यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, विच इज द टैगलाइन फ्रॉम दी, कहां से, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद उपनिषद होते हैं, उनमें से हमने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है वो यहाँ पर लिए हैं। कोई पूछे कितने सर्कल है, तो एक इनर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, आउटर सर्कल, मतलब यहाँ पर टोटल आपके पास 2 व्रत आने वाले हैं। तो ये आपका एम्बलम के बारे में पूरी डिटेल हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन मध्य प्रदेश इज अ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक बौद्ध विरासत स्थल है? मध्य प्रदेश के कौन से स्थल को आप बौद्ध विरासत स्थल कहते हैं? बिल्कुल, सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश की बौद्ध विरासत स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, या बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के, हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे और भी चीजें आएंगी कि जो एशियस होती है, जो राख होती है, जिसको आप ये कहते हैं कि अस्थियां, ठीक है, 1 सेकेंड, है ना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यहां पर। आप देखेंगे काफी फेमस है मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में नेपाल हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, यहां सभी से, अरे
सभी से आपको यहाँ पर जो है दर्शन के लिए या इसको विजिट करने के लिए आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ, और बातें बाद में करेंगे कि इसको किसने बनवाया था, किसने खोजा था, किसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी अशोक की, वो सारी बातें बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। विच मध्य प्रदेश सिटी इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का हृदय कहलाता है? बताइए। भोपाल, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक, भोपाल को आप भारत का हृदय कह सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो भी अब आप आंसर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का हृदय भी यही है और भारत का भी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच मध्य प्रदेश सिटी इज फेमस फॉर इट्स बड़ा तालाब अपर लेक? बड़ा तालाब या अपर लेक के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? ठीक है, बताइए। अगेन इसका आंसर भी क्या होगा? तो भोपाल होगा। भोपाल जो है आपका बड़ा तालाब के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको ये अपर लेक दिखाई देगी। यहाँ पर अपर लेक का नाइट शो भी होता है। ठीक है, और ये जो है ये भोजताल भी कहलाता है। भोजताल भी कहलाएगा। इसके बारे में आपको हिस्ट्री में काफी सारी डिटेल में चर्चा करवाई जाएगी, है ना। परमार वंश के राजा भोज, परमार वंशीय राजा भोज द्वारा इसका निर्माण लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो शॉर्ट में हो जाएगा ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उन्हीं की स्टेचू भी लगा हुआ है वहां पर, राजा भोज का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश इज? मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल बताइए। सभी लोग बता पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, आंसर है मैंगो, है ना। यहां पर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, चलो मैं कर देता हूं करेक्ट इसको। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो। मैंगो के बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दो मैंगोज जो है वो काफी फेमस है। एक है आपका नूरजहां आम, जो कि आपको अलीराजपुर के कठीवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलेगा। कठीवाड़ा और अलीराजपुर, ये अपने आकार और वजन के लिए बहुत फेमस है। और इसका आकार और वजन में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग हमारे ऑफिशियल डेटा के अनुसार इसकी जो हाइट ये जो है करीब 1 फीट का तक आम होता है, इतना लंबा। और वहीं पर इसका नाम देखेंगे आप, मैंगीफेरा इंडिका है, सभी को पता है। और एक दूसरा आम आता है सुंदरजा आम, जो कि रीवा के गोविंदगढ़ में आपको मिलेगा, और ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग भी है। मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से जीआई टैग आता है आपका एक सुंदरजा आम का, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए मैंगो रिसर्च सेंटर बिल्कुल रीवा में है, जो कि आपके गोविंदगढ़ में ही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राजकीय फूल की बात की गई है, कौन हमारा स्टेट फ्लावर है? तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो यहाँ पर सफेद कुमुदिनी लिखा। अगेन यार ये थोड़ा सा 1 सेकेंड, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ इस बात से हुई है कि यहाँ पर ऑप्शंस जो है, इसको मैं बी बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन का ये आपका हिंदी इंग्लिश में मिसमैच हो रहा है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है व्हाइट लिली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट लिली। इसको सफेद कुमुदिनी बोला गया है, व्हाइट लिली याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको सारे साइंटिफिक नेम याद रखना है, राइट। ये रहा आपके पास फ्लावर के बारे में। आपका स्टेट फ्लावर जो है वो इसका लीलियम कैंडिडम जो है इसका नाम है, साइंटिफिक नेम, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये व्हाइट लिली है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय गीत की बात करें, जनगण मन है, वंदे मातरम है, माँ तुझे सलाम, या मेरा मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी ठीक है, मेरा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बारे में जो आपको फैक्ट याद रखना है वो देखेंगे हम लोग की कौन कौन से फैक्ट जो है हम इसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, मेरा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेरा मध्य प्रदेश, ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम शॉर्ट में शान कहते हैं, फेमसली ये शान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है शांतनु मुखर्जी। इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में, मेरा मध्य प्रदेश। इसे किसने लिखा है? तो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है।
इसे कितनी देर में गाया जाता है? तो 4 मिनट 16 सेकंड में गाया जाता है। और ये आपका सुख का दाता, सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश। यहाँ आप देखेंगे मेरा मध्य प्रदेश आपको काफी बार यहाँ पर दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश का टाइटल सॉन्ग जो है या स्टेट सॉन्ग जो है उसका टाइटल ही मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं लेकिन ये बात आप जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम देने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास मध्य प्रदेश के राजगीत को किसने लिखा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, महेश श्रीवास्तव वॉज द मेन हु रोट द स्टेट सॉन्ग फॉर द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट सॉन्ग जो है वो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। एक बार पेपर में इसी की जगह आदेश श्रीवास्तव जी आ चुका है। ठीक है, किसी पेपर में ये था, तो ध्यान रखना ये आदेश श्रीवास्तव जी भी एक व्यक्ति हैं और सिंगर ही हैं, लेकिन आप महेश श्रीवास्तव जी का नाम रखें, आदेश श्रीवास्तव जी। जैसा कि हमारा आया था ना शरद जोशी और प्रभाष जोशी। शरद जोशी व्यंग्यकार हैं, प्रभाष जोशी जो है वो मलखम के लिए फेमस है, उनके नाम पर मलखम का अवार्ड देते हैं। तो ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए कई बार श्रीवास्तव के चक्कर में आदेश दे दे तो गड़बड़ ना हो। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब बताइए मुझे इसका आंसर, हाउ मेनी एशियाटिक लायन आर देयर इन द स्टेट एम्बलम ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कितने एशियाई शेर हैं? मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर बता चलिए, सभी का आंसर 4 आ रहा है, विच इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के स्टेट एम्बलम में कितने एशियाटिक से शेर हैं या लायन है? तो ये 1 2 3 तो आपको दिख रहे हो, एक बैक साइड में है, तो टोटल आपके पास 4 हो जाएंगे। सारनाथ कैपिटल ऑफ लायन, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से लिया गया है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बात करिए स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ द मध्य प्रदेश इज। इसमें कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, आंसर करिए इसका, क्या करेक्ट आंसर है? मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की जो है जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव कौन है? तो महाशीर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। महाशीर जो है ये मध्य प्रदेश की जो है स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। कई बार स्टूडेंट ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्मदा नदी की डॉल्फिन लिख देते हैं। ठीक है, और इसी का जो आपकी महाशीर है, महाशीर का ही आपने मुझे नाम बताया है कि महाशीर को टोर टोर के नाम से भी जाना जाता है। टोर टोर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ महाशीर। ठीक है, इसके बारे में डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश में ये जो आपकी स्टेट फिश है, जलीय जीव है, राज्य की जलीय जीव जो है वो महाशीर है। इसको आप टाइगर इन फिश कहते हैं, इसी को आप स्पोर्ट फिश भी कहते हैं, अदर नेम है इसके। मेनली कहां मिलेगी? नर्मदा में। साइंटिफिक नेम है टोर टोर और इसे 2011 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। विच रिवर इज लिविंग रिवर डिक्लेयर्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है? गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, चेनाब की बात करें, तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था ऐसे ही थोड़ा सा कि आप क्या आंसर करते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाकी 3 नदियां तो फ्लो कर ही नहीं रही है। ठीक है, नर्मदा की जब बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है इसके काफी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रेवा हो गया, मेखाल सुता हो गया, नामादोष हो गया, जिसे टॉलमी ने कहा था। राइट, वहीं पर बात करें हॉलीनेस या पवित्रता के आधार पर यह मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश, पश्चिम दिशा में बहने वाली, एस्चुरी बनाने वाली, 2 सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली, और लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरु रज्जु इस नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077, उसके बाद ये महाराष्ट्र में थोड़ी सी चलती है 36 किलोमीटर समथिंग, उसके बाद जो है 200 समथिंग 232 समथिंग गुजरात में चलती है, ये अपना खंबात की खाड़ी में पानी गिरा देती है। ये नदी है आपकी पूर्व से पश्चिम में चलने वाली नदी, स्टेट रिवर भी है। इसी को आपने मध्य प्रदेश में जीवित नदी का दर्जा भी दिया है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये होता है आपका आज का सेशन, जहां पर हम लोगों ने अभी आदित्य का क्वेश्चन था कि सर इसमें जनरल क्वेश्चन नहीं थे, केवल स्टेट सिंबल वाले थे, तो जनरल क्वेश्चन भी बीच में आ गए, जहां जैसे आपने महाकौशल वाले क्षेत्र का आंसर किया, आपने भोपाल वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, दोनों इंक्लूडेड थे, है ना। और अब इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा, प्लस आपकी क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मॉर्निंग में क्लास रखेंगे हम लोग अब, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? और आप लोग हाँ, पॉलिटी लेक्चर वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम उनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समराइज हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, टेक्निकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए पॉलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने उतना नहीं पढ़ा होता है पॉलिटी,
इस वजह से आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देता है, बाकी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा मैं आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। थैंक यू सो मच।